भागू दे। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके ओके, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज हम फाउंडेशन का अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। ओवरऑल सीए फाउंडेशन का एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जाता है ये भी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर हम एक्चुअल कंटेंट स्टार्ट करेंगे। दिस इज पेपर नंबर 3, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। पेपर रहेगा 100 मार्क्स का एंड एंटायर पेपर विल बी ऑफ एमसीक्यू टाइप। एमसीक्यू मतलब जानते हो आप, आउट ऑफ 4 ऑप्शन यू हैव टू चूज 1 करेक्ट आंसर। तो टोटल आपको एग्जाम में रहेंगे 100 क्वेश्चंस हैविंग 1 मार्क ईच। तो ऐसा मिला के आपका पेपर हो जाएगा 100 मार्क्स का। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको निगेटिव मार्किंग भी है। टोटल 4 सब्जेक्ट्स है, अकाउंट्स, लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इकोनॉमिक्स, जिसमें से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इकोनॉमिक्स ये जो पेपर है इसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी रहता है। अब जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं कि मार्किंग स्कीम कैसे होता है। मान के चलिए हमने 5 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, सिंपल 5 क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर आपने 4 करेक्ट सॉल्व कर लिए और एक आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, नॉट अटेम्प्टेड, तो आपको इस सिनेरियो में कितने मार्क्स मिलेंगे बता सकते हो? 4 मार्क्स। हर एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, तो ये 4 मार्क्स मिलेंगे। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट आपने नहीं किया है उसका 0 हो जाएगा। तो टोटल इस पैटर्न में आपको 4 मार्क मिलेंगे आउट ऑफ 5। आराम से उसको थोड़ा सा स्लाइड करना। लेकिन वही अगर 5 क्वेश्चंस है और उसमें से आपने 4 करेक्ट सॉल्व कर लिए और 1 इनकरेक्ट सॉल्व कर लिया, तो क्या होता है ये बताता हूं। इनकरेक्ट जो आप सॉल्व करते हो उसके लिए 0.25 आपका निगेटिव हो जाता है। मतलब ये 4 क्वेश्चंस करेक्ट जो है उसके 4 मार्क्स आपको मिलते हैं, लेकिन एक जो आपने गलत सॉल्व किया है उसका 0.25 माइनस हो जाता है। मतलब उस क्वेश्चन का 1 मार्क तो मिलेगा ही नहीं, बट जो ये 4 मिले हैं उसमें से भी ये माइनस हो जाएगा। मतलब इफेक्टिवली यू विल गेट 3.75। तो यहां पे ये थोड़ा सा एक रिस्की पार्ट है कि अगर आप गलत अटेम्प्ट करते हो तो आपका निगेटिव स्कोर हो सकता है। तो मेन थिंग ये है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो अटेम्प्ट करना है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन क्या छोड़ना है दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मतलब अननेसेसरी अटेम्प्ट करते गए, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, लगा देते तुक्का, मत करना ऐसे, राइट? क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। ये ओवरऑल एग्जाम किस तरीके से 100 मार्क्स का पेपर होता है ये हो गया। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है ना, ये 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। एक है मैथ्स, फिर है एलआर दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, और तीसरा पार्ट है स्टैटिस्टिक्स जिसको हम स्टैट्स बोलते हैं। तो ये 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया।
मैथ्स का वेटेज है 40 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग है 20 मार्क्स और स्टैटिस्टिक्स है 40 मार्क्स। ऐसा मिला के 100 मार्क्स का पेपर आ जाएगा। नाउ द इंपॉर्टेंट इज 12th स्टैंडर्ड का पैटर्न और फाउंडेशन का पैटर्न ये अलग है। 12th स्टैंडर्ड में आप दो पार्ट्स में मैथ्स पढ़ते हो, मैथ्स 1 मैथ्स 2। उसका पेपर सेक्शन वाइज आता है, उसमें टोटली बाइफर्केटेड रहता है, सेक्शन 1 के टॉपिक्स अलग, सेक्शन 2 के टॉपिक्स अलग। सीए फाउंडेशन में वैसा नहीं रहेगा। सीए फाउंडेशन में आपको मिक्स्ड रैंडम क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि पहला ही क्वेश्चन आपको लॉजिकल रीजनिंग का आ गया, सेकंड क्वेश्चन आपको दिख जाएगा मैथ्स का है, थर्ड क्वेश्चन आपको दिख जाएगा स्टैट्स का है। एनीथिंग इज पॉसिबल। उसमें कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि पहले मैथ्स का रहेगा 40 क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो वेटेज है वो 40 मार्क्स, 20 मार्क्स और 40 मार्क्स, ये एक रफ वेटेज है। मतलब इसमें थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। मतलब आपको एग्जाम में 40 मार्क्स की जगह पे 45 का मैथ्स आ गया, 15 का लॉजिकल रीजनिंग आ गया, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये जस्ट एक रफ वेटेज दिया हुआ है, सेक्शन वाइज पेपर नहीं आता है, मिक्स्ड रैंडम क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद ये जो एंटायर सिलेबस है, इस सिलेबस में हमें 18 चैप्टर्स पढ़ने, 18, जिसमें से मैथ्स में आपको 8 चैप्टर्स है, लॉजिकल रीजनिंग में आपको 4 चैप्टर्स है और स्टैट्स में आपको 6 चैप्टर्स है। हालांकि ये नाम के लिए 18 चैप्टर्स है, वैसे देखा जाए तो लगभग 28-30 टॉपिक्स हो जाते हैं, 28 to 30 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैथ्स का पहला चैप्टर जो है वो चैप्टर का नाम है रेशो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम। तो समझ लेना एक ही चैप्टर में 4 चैप्टर है, रेशो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम। वैसे ही आगे चल के स्टैटिस्टिक्स में भी कोरिलेशन एंड रिग्रेशन ऐसा एक चैप्टर है। आपने जब 11th और 12th में पढ़ते हो आप, तो उसमें कोरिलेशन एक अलग चैप्टर रहता है, रिग्रेशन एक अलग चैप्टर रहता है, बराबर है। लेकिन यहां पे वो एक ही चैप्टर है। सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, ये भी आपने 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो आप, बराबर। यहां पे सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन का एक चैप्टर है। तो ऐसा दिखने के लिए वो 18 चैप्टर है, लेकिन ज्यादा ही चैप्टर्स है, वो 28-30 चैप्टर्स रहेंगे, राइट। अब इसमें से सबसे आसान, ये 3 में से सबसे आसान पार्ट क्या है? तो वो ये है लॉजिकल रीजनिंग। इसमें 4 चैप्टर्स है, बहुत आसान पार्ट रहता है, इसमें स्कोरिंग करना बहुत आसान है। दूसरा इजी पार्ट रहता है स्टैट्स, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड होता है। आप फॉर्मूला याद कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। ट्रिकी पार्ट रहता है मैथ्स वाला। तो पास होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप पासिंग मार्क्स जानते हो सीए फाउंडेशन में कितना होता है? आउट ऑफ 100 मार्क्स कितना पासिंग है? 40 मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए। और टोटल पासिंग कितना होना चाहिए 400 मार्क के एग्जाम में? 200 मार्क का। आउट ऑफ 400 आपको 200 मार्क्स मिलने चाहिए, ये कंडीशन है। बट पर सब्जेक्ट आपको कोई भी 40 से कम मार्क्स नहीं चलेंगे। लेकिन चारों सब्जेक्ट में 40-40 आएंगे तो भी नहीं चलेगा, 160 हो जाएगा टोटल, है ना। 200 चाहिए, मतलब एवरेज जो है वो 50% चाहिए, और पर सब्जेक्ट जो पासिंग है वो 40% का पासिंग है। एक अच्छी बात इस पर्टिकुलर सीए फाउंडेशन कोर्स में है कि आपको कैलकुलेटर अलाउ है, जो आपको 12th स्टैंडर्ड में अलाउ नहीं है। वहां पे सब कुछ कैलकुलेशन मैन्युअल ही करना पड़ता है, यहां पे कैलकुलेटर इज अलाउड। हालांकि वो सिंपल कैलकुलेटर मतलब अलाउड है, जो कि सिटीजन कंपनी या कैसियो कंपनी, आप जो चाहिए वो ले सकते हो। सिर्फ आप जिससे भी लोगे वो कैलकुलेटर, उसको बोलना कि हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर मत देना। मतलब हर एक दुकानदार के पास अपने अपने अलग अलग टाइप का कैलकुलेटर रहेगा, उसको बोल लेना सिंपल कैलकुलेटर दे दो। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके कोई दोस्त अगर इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं आपके सीनियर्स, तो उनके पास वो साइंटिफिक इंजीनियरिंग कैलसी रहता है, दैट इज नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन। हमारे एग्जाम में वो अलाउड नहीं है, तो उसको बोलना साइंटिफिक नहीं चाहिए, हमें सिंपल वाला कैलकुलेटर दे देना, ठीक है। कैलकुलेटर इज अलाउड। वन मोर चैलेंज जो सीएफ फाउंडेशन की एग्जाम में है, वो 100 मार्क्स का जो पेपर है, दैट हैज टू बी अटेम्प्टेड इन ओनली 2 आवर्स। मतलब 120 मिनट्स ही है आपके पास, आपको 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। आपको 12th स्टैंडर्ड में 80 मार्क्स का ही पेपर रहता है और 3 घंटे रहते हैं। अब यहां पे 2 ही घंटे, मतलब आप बोल सकते हो कि एक क्वेश्चन के लिए लगभग आपको 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा है, मतलब 1 मिनट 10 या 15 सेकेंड्स के करीब आपको एक क्वेश्चन में है।
हालांकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन वाइज टाइमर नहीं रहेगा वहां पे। मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि एक आध क्वेश्चन डिफिकल्ट है, उसको 3 मिनट में सॉल्व कर लिया, और एक आध क्वेश्चन इजी है, वो 5 सेकंड में ही सॉल्व हो गया, ऐसा हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। तो टाइमिंग ये मैनेजेबल रहता है, ऐसा मत सोचना कि ये बहुत कम समय है, मैनेजेबल टाइम है, बट स्पीड मेंटेन करना जरूरी है। मतलब बहुत ही स्लो करोगे तो भी नहीं चलेगा। हालांकि हम पहले दिन से स्पीड के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, स्पीड इवेंचुअली हमें बढ़ता है। पहला हमारा फोकस रहेगा कि हम एक्यूरेसी अचीव कर ले, क्योंकि मैथ्स, मुझे बताओ मैथ्स से कितने लोगों को डर लगता है? कुछ लोग हैं। अब वो डर का कारण क्या रहता है पता है? हम जल्दबाजी करते हैं और उसमें गलत हो जाता है, और गलत होने के बाद हमें लगता है कि हमें मैथ्स नहीं आता है, तो ये एक डर रहता है। बट ये डर आपकी गलतियों की वजह से है और वो जल्दबाजी की वजह से है। लेकिन आप अगर पहले फोकस करोगे कि हम पहले परफेक्ट सॉल्व करने पे ध्यान देते हैं, स्पीड इवेंचुअली बढ़ता है। तो स्पीड के बारे में अभी आपको सोचना नहीं है कि अरे मेरा स्पीड, बाकी मेरा बाजू वाला जो बैठा है वो ज्यादा फास्ट कर रहा है, मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हमारे पास स्पीड इंप्रूव करने के लिए बहुत टाइम पड़ा हुआ है, तो उसकी चिंता मत कीजिए, उसको वो सब मेरे पे छोड़ देना, स्पीड आपका बढ़ेगा, ठीक है। सो नो वरीज अबाउट दैट स्पीड। और वो आपको पहले उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, उसको समझते कैसे है, और फिर उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसके ऊपर पहले ध्यान देना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारा पैटर्न एग्जाम का कैसे रहेगा, कितने चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, इसके बारे में एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। अब आपको कोई सवाल है, कोई डाउट? ठीक है, तो मतलब अब हम एक्चुअल कंटेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और इमीडिएटली आज ही हम कंटेंट स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। और चैप्टर की शुरुआत करूंगा मैं, पहला ही चैप्टर जो है रेशियो प्रोपोर्शन, इस चैप्टर से स्टार्ट करने वाला हूं। तो आपके नोटबुक, एक अलग नोटबुक बना लेना। सीए फाउंडेशन में स्पेसिफिकली बताता हूं मैं, 3 नोटबुक्स बनाने हैं आपको। एक जो क्लास में मैं चीजें लिखवा दूंगा उसके लिए, क्लास वर्क का बुक बोलेंगे। एक होमवर्क के लिए अलग बुक बनाना, जो भी मैं होमवर्क दूंगा उसी बुक में सॉल्व करना। और तीसरा बुक एक फॉर्मूला बुक बनाना, एक जो छोटा बुक रहेगा, मतलब 40-50 पेजेस का वो बुक रहेगा, एक छोटा बुक बना लेना। डेली जो भी हमारा कंटेंट क्लास में कवर हो जाता है, उसमें आपको लगता है अरे सर ने ये फॉर्मूला नया दिया है, उस बुक में ऐड करते जाओ, और आपका एक 40-50 पेजेस का एक अच्छा खासा बुक बन जाएगा एट द एंड ऑफ सिलेबस। और जो आपके हैंड राइटिंग में होगा, जो आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसके लिए बोल रहा हूं, मतलब मैं लिख के तो आपको देने वाला हूं ही, बट आप खुद लिखोगे तो आपके हैंडराइटिंग वाला आपको पढ़ना और उसको याद रखना बहुत आसान हो जाता है। होमवर्क के लिए अलग से बुक क्यों बोल रहा हूं, यह बता रहा हूं कि जो क्लास वर्क का बुक रहता है, जिसमें मैं चीजें लिख के दे रहा हूं, वो चीजें आपको एग्जाम के एक दिन पहले भी काम में आ जाएंगी। जनरली हमारा यह रहता है कि एक दिन पहले पढ़े तो क्या पढ़े, तो उसके लिए अपना क्लास वर्क का बुक होना, फट 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 देख लिया, सब कुछ उसमें डिटेल में रहेगा, और उसमें क्लास में ही वो लिखा है, तो उसमें ज्यादा स्क्रैचिंग, मिस्टेक्स, ये चीजें नहीं रहेंगी। जब आप होमवर्क करोगे तो उसमें आपके मिस्टेक्स हो सकती है, उसको आप करेक्ट करोगे, स्क्रैच करोगे, तो वो चीज आप अलग बुक में करना। एक अपना बुक जो प्रिसाइज, जस्ट एक आपको एक दिन पहले भी रिवाइज करने के लिए काम में आएगा, ऐसा अपना क्लास वर्क का बुक होना चाहिए। इसलिए उसको प्रॉपरली मेंटेन करना। होमवर्क के बुक में आप गलतियां करते हो, इट्स ओके, फर्क नहीं पड़ता, उसको वापस हम वही चीज नहीं देखने वाले, इसलिए 3 अलग बुक्स बना लीजिए, नोटबुक्स, राइट। अब क्लास में हम क्या क्या कवर करेंगे? एक तो इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल इशू करता है। वो स्टडी मटेरियल इतना वास्ट बना के दिया है इंस्टीट्यूट ने को, वो सॉल्व करना ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा अपना। मतलब क्लास के नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्लास के नोट्स मिलेंगे, बट इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी मटेरियल दिया है वो हम क्लास में पूरा सॉल्व करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें क्या करना है, हमें पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस भी करने हैं, क्योंकि सर ने मुझे कुछ सिखा दिया, मुझे कुछ आता है, लेकिन एग्जाम में क्या आता है ये मुझे पता ही नहीं है। यह सिचुएशन नहीं होना चाहिए। हमें पास्ट एग्जाम के भी पेपर्स के ऊपर उतना ही ध्यान देना है जितना हम स्टडी मटेरियल के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। मतलब मान के चलिए ये 2 चीजें आपने कर ली ना, कि स्टडी मटेरियल और पास्ट एग्जाम पेपर्स, स्कोर होना पक्का ही है, कम से कम 70 मार्क आ जाएंगे आउट ऑफ 100। आप बोलोगे सर सब सिर्फ 70?
और सीए फाउंडेशन में 70 मार्क इज ह्यूज नंबर, 12th में 100 on 100 आ जाते हैं। यहां पे अगर आप 70 स्कोर कर लेते हो इट्स गुड नंबर, और अगर आपको 90 प्लस जाना है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए मॉक टेस्ट पेपर्स, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, ये सारी चीजें भी करनी पड़ती है। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और चीजें क्या क्या करनी है। लास्ट बैच में जो हाईएस्ट है मैथ्स में सीए फाउंडेशन 97 मार्क्स है, आपने देखा होगा फोटो लगा हुआ है उसका, राइट। तो उसको 12th में भी 97 है और सीए फाउंडेशन में भी 97 मार्क्स है। इट्स नॉट दैट इजी टू स्कोर 97 मार्क्स, राइट। तो उसके लिए एक प्रोसेस है, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में हम फॉलो कर लेंगे तो हो जाएगा स्कोर। मतलब ये मत समझना कि नहीं होता है, होता है, बट उसके लिए एफर्ट्स बहुत ज्यादा है, राइट। डन। तो ये हो गया जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स बिगिन। पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपके नोटबुक में हेडिंग देना रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज आपको कैलकुलेटर की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अब रेशियो प्रोपोर्शन में से पहले रेशियो की बात कर लेते हैं। तो रेशियो का मतलब लिख लेना, रेशियो इज कंपैरिजन बिटवीन, रेशियो इज कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज having same unit. Ratio is comparison between two or more quantities having same unit. ओके, ये रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम, ये एंटायर चैप्टर है जिसका वेटेज है लगभग 5 to 6 मार्क्स का। थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है, इंस्टीट्यूट ने एक रफ वेटेज दिया हुआ है, मतलब 5 to 6 मार्क्स के इसके क्वेश्चन आएंगे। उसमें रेशियो प्रोपोर्शन के कितने आ जाएंगे, तो वो लगभग आप बोल सकते हो 2 या 3 मार्क के उसके क्वेश्चन आ जाएंगे। रेशियो क्या है, कंपैरिजन है, किसका, टू और मोर क्वांटिटीज जिनका यूनिट सेम है। तो मैं अगर आपको पूछता हूं एक क्वांटिटी है 20 केजी और दूसरा क्वांटिटी है 10 केजी, पहले तो मुझे बताओ इसका रेशियो हम कैलकुलेट कर सकते या नहीं कर सकते? कर सकते। क्यों कर सकते? उसका यूनिट सेम है, दोनों केजी केजी है, मतलब उसका रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। रेशियो कैलकुलेट करना है मतलब एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से डिवाइड करना है। तो ये जब डिवाइड करते हो तो ये केजी केजी कैंसिल हो जाता है, 0 0 कटेगा, 2/1 विच कैन बी रिटन एज 2:1, 2:1, बराबर। अब मुझे बताओ 20 केजी और 5 फीट, इसका रेशो क्या आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों? डिवाइड कर लिया तो आना चाहिए ना। अच्छा, यूनिट सेम नहीं है, तो अगर यूनिट सेम नहीं है तो इसको कंपेयर कैसे करेंगे? मेरा हाइट और आपका वेट, इज इट कंपेरेबल? नहीं। मेरा हाइट और आपका हाइट कंपेयर कर सकते हैं, मेरा वेट आपका वेट कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन दो अलग यूनिट्स है तो उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहां पे आएगा रेशियो कैनॉट बी कैलकुलेटेड, बराबर। रेशियो कैनॉट बी कैलकुलेटेड। लेकिन अगर मैं आपको पूछता हूं 1 मिनट और 15 सेकेंड्स, इसका रेशियो कैलकुलेट करो, कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं, अलग यूनिट है ना। अच्छा, उसको सेम बना सकते हैं। 1 मिनट मतलब कितने सेकेंड्स? 60 सेकेंड्स, और फिर 15 सेकेंड्स का यूनिट सेम हो गया, रेशियो कैलकुलेट कर लिया, सेकेंड्स कटेगा, 15 4 जा तो 4:1 ये रेशियो आ जाएगा। मतलब रेशियो उसका निकलेगा जिसका यूनिट सेम है। यूनिट सेम नहीं है तो सेम बना सकते हैं क्या, वो देखेंगे। और अगर बना ही नहीं सकते सेम तो फिर रेशियो कैलकुलेट नहीं होगा, बराबर है। क्लियर? तो यहां तक आप नोट डाउन करके ले सकते हो ये।
ठीक है, नोटेड। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूं, लिखना मत, सिर्फ सुनो। अगर क्लास में बॉयज और गर्ल्स का रेशो है 2:3, बॉयज और गर्ल्स का रेशो है 2:3, तो क्या आप मुझे बताओ सकते हो कि क्लास में कितने बॉयज है? क्लास में बॉयज और गर्ल्स का रेशो 2:3 है, क्लास में टोटल बॉयज कितने, ये बता देना मुझे। कितने आएंगे? 2? नहीं, फिर 20? फिर नहीं कर सकते। कितने बॉयज है ये बता नहीं सकते, क्योंकि हमें सिर्फ क्या पता है? रेशो पता है। तो ये जो बॉयज है वो 2 बॉयज 3 गर्ल्स ऐसा हो सकता है। इट कैन बी 20-30 एज वेल। ये 200 और 300 भी तो हो सकता है। मतलब क्या है, अगर मैंने रेशो दिया 2:3, तो आप टोटल बॉयज डायरेक्टली नहीं बता सकते हो। लेकिन अगर मैंने बोला बॉयज और गर्ल्स का रेशो है 2:3 और क्लास में बॉयज है 20, कैन यू टेल मी गर्ल्स? 30 आ जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो डेटा हमें पता होना चाहिए ताकि हम बाकी का नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ मैंने रेशो दिया 2:3 और मैंने बोला बॉयज कितने हैं ये बताओ, नहीं बता सकते। इट कैन बी 2, इट कैन बी 20, इट कैन बी 200। मतलब सिर्फ रेशो हमें नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए हेल्प नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो एडिशनल इंफॉर्मेशन होना हमारे पास जरूरी है, बराबर। ओके, तो ये आपको रेशो का कंसेप्ट क्लियर हो गया। व्हाट इज रेशो? कंपैरिजन, कंपेयर करते हैं किसको? 2 और मोर क्वांटिटीज जिनका यूनिट सेम है, करेक्ट है, जिनका यूनिट सेम है उसी को कंपेयर कर सकते हैं। अब आपके नोटबुक में लिखिए, हेडिंग देके, टाइप्स ऑफ रेशोस। टाइप्स ऑफ रेशोस। पहला लिखना इनवर्स रेशो। आज टोटल 6 टाइप पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लेंगे। इनवर्स रेशो, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा लिखना है उसको। अगर मैंने गिवन रेशो बोला 2:3, मतलब 2/3, उसका इनवर्स रेशो क्या हो जाएगा बताओ? 3/2। उल्टा लिखना है उसको खाली। तो आपके नोटबुक में लिखो इनवर्स ऑफ 2:3 इज 3:2। उल्टा, 2/3 का इनवर्स 3/2। सेकेंड, डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो, डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर ऑफ द गिवन रेशो। क्या होता है? स्क्वायर ऑफ द गिवन रेशो। तो मैं अगर पूछता हूं आपको, मैंने रेशो आपको दिया 4:5, इसका डुप्लीकेट क्या होगा? 16:25। 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। तो आपके नोटबुक में लिखो डुप्लीकेट ऑफ 4:5। इसको हम लिखेंगे 4/5 का स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज 16/25 और 16:25 दोनों लिख सकते हो आप। 16/25 लिखा तो भी चलता है, 16:25 लिखा तो भी चलेगा। थर्ड, सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट रेशो, ओके। डुप्लीकेट रेशो का मतलब होता है स्क्वायर, सब डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर रूट। क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो मैं अगर आपको पूछता हूं 36:49, इसका सब डुप्लीकेट रेशो बताओ। 6:7। 36 का स्क्वायर रूट 6 आएगा, 49 का आएगा 7। एग्रीड? तो आपके नोटबुक में लिखो सब डुप्लीकेट ऑफ 36:49। उसको कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 36/49
which is 6/7 or which can be written as 6:7. Noted? टाइप 4 जो है वो है ट्रिप्लिकेट रेशो. टाइप 4 इज ट्रिप्लिकेट रेशो. ओके, ध्यान से सुनिए. डुप्लीकेट रेशो मतलब स्क्वायर होता है. डुप्लीकेट रेशो क्या है? स्क्वायर. ट्रिप्लिकेट रेशो का मतलब होता है क्यूब ऑफ द गिवन रेशो. तो मैं अगर आपको पूछता हूं व्हाट इज ट्रिप्लिकेट ऑफ 2:3, 2 का क्यूब क्या होता है? 8. 2 into 2 into 2 8. और 3 का क्यूब 27. 3 into 3 into 3. तो मतलब ट्रिप्लिकेट ऑफ, लिखिए ट्रिप्लिकेट ऑफ 2:3. ट्रिप्लिकेट करना है मतलब क्यूब करना है. तो 2 का क्यूब आ जाएगा 8, 3 का क्यूब आ जाएगा 27. तो आंसर आ जाएगा आपका 8:27. चार हो गए. पांचवा है सब ट्रिप्लिकेट रेशो. पांचवा है सब ट्रिप्लिकेट रेशो. ओके, अब देखो डुप्लीकेट रेशो क्या था? स्क्वायर. सब डुप्लीकेट क्या था? स्क्वायर रूट. ट्रिप्लिकेट रेशो क्या है? क्यूब. नाउ गेस मारना सब ट्रिप्लिकेट क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ गिवन रेशो. बराबर है. तो मुझे बताओ 64:125 इसका सब ट्रिप्लिकेट क्या होगा? 4:5 होगा. 64 का क्यूब रूट होता है 4. 4 into 4 into 4 is 64. और 125 ये 5 into 5 into 5 है, तो उसका क्यूब रूट आएगा 5. बराबर. तो लिखिए सब ट्रिप्लिकेट ऑफ 64:125. क्यूब रूट को देखो इस तरीके से लिखा जाता है. स्क्वायर रूट को ऐसे लिखते हैं, क्यूब रूट को लिखते हैं ऐसे. ऐसा रूट के साइन में 3 लिखा जाएगा. क्यूब रूट 64/125. तो 64 का क्यूब रूट आएगा 4, 125 का आएगा 5. तो आंसर आ जाएगा 4:5. एंड द लास्ट वन, कंपाउंड रेशो. कंपाउंड रेशो. कंपाउंड रेशो का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ गिवन रेशोस. क्या होता है उसका मतलब? मल्टीप्लीकेशन ऑफ गिवन रेशोस. तो अगर मैं आपको देता हूं 2 रेशोस, एक है 2/5 और दूसरा है 15/16, और मैंने आपको पूछा कंपाउंड ऑफ दीज 2 रेशोज, इसको कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे? इन 2 रेशोज को मल्टीप्लाई करोगे. मतलब 2/5 इंटू 15/16, इसको मल्टीप्लाई करना है. कैंसलेशन देखो क्या क्या हो रहा है. 5 1 जा 5 3 जा 2 1 जा 2 8 जा. तो फाइनल आंसर इज 3/8 which can be written as 3:8. नोटेड. तो अगर मैं पूछता हूं आपको व्हाट इज रेशो? कंपैरिजन है. किसका? 2 और मोर क्वांटिटीज जिनका यूनिट सेम है. बराबर. यूनिट सेम रहना चाहिए, यह जरूरी है. उसके बाद टाइप्स ऑफ रेशो, 6 रेशोस पढ़े. बताइए पहला इनवर्स. क्या करोगे बता देना, उल्टा लिख देंगे. सेकंड
डुप्लीकेट शॉर्ट में बता देना क्या करेंगे, स्क्वायर। थर्ड सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट। फोर्थ ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब। सब ट्रिप्लीकेट क्यूब रूट। लास्ट कंपाउंड मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ गिवन रेशियोज। इसका रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन करना क्वेश्चन। फाइंड कंपाउंड रेशियो ऑफ, फाइंड कंपाउंड रेशियो ऑफ। अब कंपाउंड करना है मतलब मल्टीप्लीकेशन करना है, लेकिन किसका करना है ये दे रहा हूं आगे। पॉइंट नंबर 1, डुप्लीकेट ऑफ 3:4। Second, inverse of 9:2. Third, subtriplicate of 8:27. चलो देखते हैं आपको आता है क्या। सॉल्व दिस क्वेश्चन। जो जो बोला है इसको पहले कैलकुलेट कर लेना और उसके बाद उसका कंपाउंड मतलब बाद में मल्टीप्लीकेशन कर देना। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको भी सॉल्व करना है। कितना बोल रहे हो? 1/12 आ रहा है। ओके, देखते क्या क्या बोला है। फाइंड कंपाउंड रेशियो ऑफ, किसका कंपाउंड करना है? पहला डुप्लीकेट ऑफ 3:4। पहले तो मुझे इसका डुप्लीकेट रेशियो बता दीजिए। 9:16। ये सबने लिखा है क्या? डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 9/16। ओके, इनवर्स ऑफ 9/2 बोलो, 2/9। उल्टा करना है, इनवर्स मतलब उल्टा लिखना है। और तीसरा सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 8/27। 2/3 आ रहा है क्या? 8 का क्यूब रूट 2 है और 27 का 3 है, तो ये आ जाएगा 2/3। करेक्ट है, सबको ये 3 वैल्यूज मिली है। इसके बाद क्या करना है? इसका कंपाउंड मतलब मल्टीप्लीकेशन। कोई कैंसलेशन हो रहा है क्या बताओ? 9 और 9 डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, और 2 1 जा 2 8 जा, और 2 1 जा 2 4 जा। क्या बचा डिनोमिनेटर में? 4 into 3 बचा है, मतलब डिनोमिनेटर में आएगा 12, न्यूमरेटर में तो 1 into 1 into 1, दैट इज 1। फाइनल आंसर आपका 1/12। ये 1:12 ऐसा भी लिख सकते हो। ये आ रहा है कि देखिए सब लोग मैच कर रहा है। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस 1:12 करेक्ट है। सबका मैच किया है, किसी को इसमें कोई डाउट? ठीक है, परफेक्ट है। और एक कंसेप्ट आपको पढ़ाता हूं, जैसे ही वो कंसेप्ट हो जाएगा उसके बाद एक क्वेश्चन उसका भी करवा देता हूं, और फिर बुक में से क्वेश्चन इमीडिएटली चालू करेंगे। आपके नोटबुक में आप हेडिंग देना, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट मतलब होता है टर्म इन द न्यूमरेटर, टर्म इन द न्यूमरेटर। और कॉन्सिक्वेंट मतलब होता है टर्म इन द डिनोमिनेटर, टर्म इन द डिनोमिनेटर।
मुझे बताओ, अगर मैंने रेशो लिखा A बाई बी, तो इसमें A मतलब क्या होगा? एंटीसीडेंट। जो ऊपर वाला टर्म है उसको बोलते, नाम दिया है उसको नाम दिया है एंटीसीडेंट। तो ये A जो है वो है एंटीसीडेंट, और B को नाम क्या दिया है? कॉन्सिक्वेंट। जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ये लिख के रखना। बरोबर। अब मैंने आपको बोला कि रेशियो है 2:3, इसमें 2 क्या है? एंटीसीडेंट। 3 क्या है? कॉन्सिक्वेंट। बात समझ में आ रही है? अब इसके रिलेटेड एक एग्जांपल लिखना, नोट डाउन। एंटीसीडेंट ऑफ द रेशो, एंटीसीडेंट ऑफ द रेशो 4:5 is 24. Find out the consequent. एंटीसीडेंट ऑफ द रेशो इज 4:5 इज 24. फाइंड आउट द कॉन्सिक्वेंट. अच्छा, गिवन रेशो क्या है बताओ मुझे? 4:5. अभी मैंने आपको बताया था कि एंटीसीडेंट मतलब न्यूमरेटर का टर्म होता है, वो तो 4 दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है एंटीसीडेंट इज 24. हाउ इज इट पॉसिबल? इसका मतलब क्या है कि न्यूमरेटर में एक्चुअली 24 है, लेकिन वो कुछ कैंसल करने के बाद वो रेशो 4/5 बना हुआ है। तो इसलिए ओरिजिनल एंटीसीडेंट जो है मतलब न्यूमरेटर का टर्म वो 24 है। बराबर। ढूंढना क्या है? कॉन्सिक्वेंट। तो जो ढूंढना है उसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो एंटीसीडेंट 24 डिवाइडेड बाय कॉन्सिक्वेंट एक्स, और इसको कैंसल करने के बाद इक्वल टू हो रहा है 4/5। बराबर है। एक्स का वैल्यू ढूंढना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को शिफ्ट करते हैं यहां पे, 4 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे और 5 को ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो x इज इक्वल टू 24 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4। करेक्ट है। कैंसलेशन कुछ हो रहा है? 4 1 जा 4 6 जा 6 इंटू 5, इसका मतलब आंसर आपका आ जाएगा 30। तो आप चेक भी कर सकते हो, 24/30 अगर ये रेशो है, इसको थोड़ा सा कैंसिल करना पड़ा, क्या हो जाएगा? 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, तो आ जाएगा क्या 4/5, है ना? मतलब ये मत सोचना कि अरे 4/5 रेशो दिया है, उसका एंटीसीडेंट बोला है 24, सर ने तो बोला था एंटीसीडेंट मतलब ऊपर वाला टर्म होता है, फिर 24 कैसे आया? वो कैंसलेशन करके आ रहा है। बराबर है। निमेश, जैसे ऑप्शन में रहेगा, देखो एग्जाम में ऑप्शन के हिसाब से है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको जो भी रेशो दिया है, मान के चलिए आपका रेशो आ गया 1/2, ऑप्शन में 1/2 1:2 दिया है, ठीक है। अगर पॉइंट में दिया है तो इट हैज टू बी 0.5। तो वो जो भी जिस तरीके से ऑप्शन में आता है उस तरीके से आपको ऑप्शन में उसको रखना है, ठीक है। मतलब उस तरीके से आपको आंसर लाना है। बराबर है? क्लियर है? ओके। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा बता दीजिए। शुरुआत कैसे की हमने? रेशो क्या मतलब है? कंपैरिजन। किसका? 2 और मोर क्वांटिटीज जिनका यूनिट सेम है। बराबर। 1 मिनट और 30 सेकेंड्स रेशो निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते? निकाल सकते। कैसे? यूनिट सेम बना के। जिसका सेम नहीं बना सकते उसका नहीं निकलेगा रेशो, है ना। उसके बाद टाइप्स ऑफ रेशो 6 फटाफट बताना। पहला इनवर्स, दूसरा डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, कंपाउंड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सब ट्रिप्लीकेट?
क्यूब, रूट. व्हाट इज मीनिंग ऑफ डुप्लीकेट? स्क्वायर. व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंपाउंड? मल्टीप्लीकेशन. एंटीसीडेंट मतलब न्यूमरेटर, कॉन्सिक्वेंट मतलब डिनोमिनेटर. परफेक्ट है. क्वेश्चंस करते हैं. ये स्टडी मटेरियल आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हो, या फिर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है सीए फाउंडेशन का इंस्टीट्यूट के पास, नहीं किया है तो कर लेना. उसके जो बुक्स है वो इंस्टीट्यूट आपके घर डायरेक्टली भेज देता है. आपका जो भी एड्रेस डालोगे आप, अगर आप पुणे का एड्रेस डालते हो पुणे का एड्रेस पे आ जाएगा. अगर आप आउट ऑफ पुणे हो, अगर आप आपके घर का एड्रेस डालते हो तो आपके घर पे जो आपका होम टाउन का एड्रेस है वहां पे आ जाएगा. तो आपको जहां पे भी वो बुक्स चाहिए वो एड्रेस डाल देना वहां पे. ठीक है, तो उसके हिसाब से आपके बुक्स आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगे. तब तक टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. ICAI.org.in पे जा सकते हो आप. वहां पे आपको बोर्ड ऑफ स्टडीज के ऊपर स्टडी मटेरियल मिल जाएगा. फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो. तो हर एक चैप्टर का वहां पे है. तो फिलहाल के लिए आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, नो प्रॉब्लम, डाउनलोड कर लेना. आपको अगर फिजिकल कॉपी चाहिए उसको प्रिंट आउट ले सकते हो आप, या आपके फोन में रखा तो भी चलेगा. क्लास के नोट्स आपको अलग से मिलेंगे. ठीक है, ये सॉल्व करना ही है अपन को स्टडी मटेरियल. तो ये देखो पहला चैप्टर है रेशो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम. आपके नोटबुक में लिखो आप पेज नंबर 1.5. कुछ क्वेश्चंस है जो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ओरली सॉल्व हो जाएंगे. लेकिन कुछ क्वेश्चन लिखकर करने पड़ेंगे. तो वो क्वेश्चन नंबर डाल देना कि कौन सा सॉल्व कर रहे हो, बाद में पता चलना चाहिए ये क्वेश्चन किया था, ये पेज नंबर पे था. पेज नंबर 1.5 है एक्सरसाइज 1A. एक्सरसाइज 1A, पेज 1.5, एक्सरसाइज 1A. पहला क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर बताओगे, लिखने की जरूरत नहीं है. बताओ इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15, 15:11, ऑप्शन ए आ जाएगा. बराबर. सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेना. अच्छा, ये भी आपको ओरली आ रहा है, होशियार बच्चे हो आप सब लोग. मुझे इतना नहीं आता तो मुझे लिखना पड़ता है, वो थोड़ा है ना, कच्चा हूं मैं. तो जिसको ओरली सॉल्व होता है वो ओरली सॉल्व कर सकते हो. जिसको लगता है नहीं लिखकर सॉल्व करेंगे, लिखो. कोई उसमें कमी या खामियां मत समझना, लिखकर करना, कोई दिक्कत नहीं है. कितना आ रहा है आपका? रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4, एंटीसीडेंट इज 15, कॉन्सिक्वेंट इज डैश 20 आ रहा है. 3/4 रेशियो है. एंटीसीडेंट मतलब न्यूमरेटर का टर्म 15 है, कॉन्सिक्वेंट ढूंढना है, उसको x एज्यूम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो x इज इक्वल टू 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3. कैंसिलेशन बताओ क्या आएगा? 3 1 जा 3, 5 जा 5 इंटू 4 20. मैच कर रहा है कि देखिए ऑप्शन डी. सबका आया है क्या? चलो थर्ड, ये भी कर लिया आपने. रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 5:7 इफ कॉन्सिक्वेंट ऑफ द इनवर्स रेशियो इज 5. अच्छा मुझे बताओ 5:7 का इनवर्स रेशियो क्या है? 7:5. इसका कॉन्सिक्वेंट मतलब डिनोमिनेटर का टर्म कितना दिया है? 5. तो न्यूमरेटर का टर्म क्या है? 7. खत्म, फिनिश. टू इजी राइट. पास होना कोई बड़ी बात नहीं है. स्कोर कितना करोगे दैट इज इंपॉर्टेंट. पास तो होना ही है कि नहीं? फिर को कोई डाउट है खुद पे? बिल्कुल नहीं, 100% पास होंगे. चलो अब ये आराम से लिखकर सॉल्व कर लेना. क्वेश्चन नंबर 4, पेज 1.6, क्वेश्चन नंबर 4. क्या पूछा है ये समझ लेना. अच्छा, 1:1 ऐसा आंसर दे रहे हैं. ओके, क्या बोला देखो, रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6, 8:10. मुझे बताओ करना क्या है इसमें? मल्टीप्लीकेशन. कंपाउंडेड मतलब कंपाउंड रेशियो मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ गिवन रेशियोज. तो 2/3 इंटू 9/4
इंटू 5/6 इंटू 8/10। कैंसलेशन देखो क्या क्या हो सकता है। 2 1 जा 2 2 जा, 3 1 जा 3 3 जा, फिर 3 1 जा 3 2 जा, 5 1 जा 5 2 जा, और फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आएगा। ये 8 के साथ कटेगा। आंसर 1:1 ऑप्शन ए आ रहा है क्या? देखिए सब लोग, यस परफेक्ट है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यस 1:1 आंसर दे रहे हो आप, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ू क्या मैं? सबने कंप्लीट कर लिया है? चलो फिफ्थ डायरेक्ट बता रहा। डुप्लीकेट ऑफ 3:4 क्या आएगा? 9:16। डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9:16। 6 डायरेक्ट बताओ। 5:6। सब डुप्लीकेट ऑफ 25:36 मतलब स्क्वायर रूट 5:6। 25 का स्क्वायर रूट 5, 36 का 6। 7 डायरेक्ट बताओ। अच्छा डायरेक्ट आपका आ रहा है। 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब करना है, ऑप्शन ए 8। तो क्या कुछ भी मतलब है ना, ऊपर वो ऊपर का क्वेश्चन ही नीचे उल्टा करके दिया। सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 8:27 मतलब क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट 2, 27 का 3। अब आराम से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है आपका। ये कैसे कर लिया सॉल्व? अच्छा जिनका नहीं हुआ वो करो। रेशो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड डुप्लीकेट ऑफ 3:4। अच्छा कंपाउंड करना है मतलब मल्टीप्लीकेशन करना है। किसका? 4:9 को एज इट इज लेना है या कुछ करना है? उसको एज इट इज लेना है। 4/9 ठीक है, मैं ले लेता हूं 4/9। एंड मल्टीप्लीकेशन करना है किसके साथ? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। तो 3:4 का डुप्लीकेट लेना पड़ेगा ना, तो उसका डुप्लीकेट क्या है? 9:16 है क्या? बराबर। तो 9:16 और इन दोनों का करना है कंपाउंड मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो 9 9 कटेगा, 4 1 जा 4, 4 जा। आंसर आपका 1/4 आ रहा है क्या? देखिए तो मतलब नन ऑफ दीज आएगा, है ना? नहीं नहीं, अरे नीचे वाला क्वेश्चन है, क्या कर रहा हूं मैं। हाँ 9th का ऑप्शन ए बराबर। यहां तक ओके है? अच्छा सुनो सुनो, अगले क्वेश्चन नहीं, सुनना जरा जरा वेट। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, ये सुनो सब लोग ध्यान दे दो, गड़बड़ मत करो। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, उसमें कंपाउंडेड ऑफ 4/9 ये करना है, डुप्लीकेट ऑफ 3/4, ट्रिप्लीकेट ऑफ 2/3 एंड सुनो सुनो एंड 9/7। ऐसा लग सकता है आपको कि ट्रिप्लीकेट इसका भी करना है और इसका भी करना है। नहीं, ट्रिप्लीकेट ऑफ 2/3 है एंड 9/7 एज इट इज है। वो क्वेश्चन में क्या होता है, बुक में थोड़ा सा प्रिंटिंग प्रॉपर नहीं होता है, क्वेश्चन का फ्रेमिंग प्रॉपर नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे 9:7 का ट्रिप्लीकेट नहीं है, वो एज इट इज है। बाकी जो दिया है उसको सॉल्व कर लेना। 2:21 आ भी गया, बड़े तेज हो आप। जिनका बाकी है वो आराम से कर लेना, कोई जल्दबाजी नहीं है। बाकी दूसरे फास्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, करने दो उनको। हम भी उनके स्पीड को मैच करेंगे, आराम से करेंगे। लेकिन टेन का देखो क्या क्या है, कंपाउंडेड ऑफ 4/9। ओके, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे लिख लेता हूं मैं 4/9। तो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं 4/9। इसका कंपाउंड करना है, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3/4। 3/4 का डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16।
ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3, ट्रिप्लीकेट मतलब करना है क्यूब, 2 का क्यूब है 8 और 3 का क्यूब है 27 और लास्ट वाला है 9/7 एज इट इज। तो अब देखो इनका जब हम कंपाउंड करेंगे तो कैंसलेशन देखो 9 9, 4 1 जा 4 4 जा, 4 1 जा 4 2 जा, 9 1 जा 9 3 जा और ऊपर देख सकते हो आप 1 1 2 और 1 मतलब उनका मल्टीप्लीकेशन आएगा 2 और यहां पे 1 1 3 और 7, 3 into 7 आ जाएगा 21, 2/21 ऑप्शन सी मैच कर रहा है कि देखिए सब लोग आया है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 11 करना है आपको। नन ऑफ दीज आ रहा है, हो गया? फिर आंसर कितना है? 9/70 पक्का? देखते हैं बाकी लोग क्या बोलते हैं। सब लोग बोल रहे हो? नहीं नहीं, कुछ लोगों का बाकी है, रुको रे जरा। रेशो कंपाउंडेड ऑफ 4:5 मतलब 4/5, 9/7, ट्रिप्लीकेट ऑफ 3/4, ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब 27/64 और ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 2:3 मतलब 8/27 क्यूब। कैंसलेशन देखो 27 जाएगा, उसके बाद और कुछ जा नहीं रह गया, जा रहा है 8 1 जा 8 8 जा और 4 1 जा 4 2 जा। ऊपर क्या बचा है? ऊपर खाली बचा है 9 बचा है ना ऊपर, और नीचे बचा है 5 into 7 35, 35 into 2 70। 9/70 आ रहा है क्या? तो नन ऑफ दीज ये आंसर आएगा, ऑप्शन में नहीं है वो। 9/70 सबका मैच कर रहा है क्या? देखिए डन एवरीवन, इजी है, मैनेजेबल, कोई दिक्कत, सिंपल, ठीक है। तो अब रेशो क्या होता है ये हमने पढ़ लिया, कल इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना इनफ है। फर्स्ट सेशन में बता सकते हैं तू क्या क्या पढ़ा आज हमने? क्या क्या पढ़ा? रेशो पढ़ा, हाँ। रेशो मतलब क्या है? कंपैरिजन। कोई पूछेगा तुमको अगर रेशो क्या है, कंपैरिजन है जिनका यूनिट सेम है। टाइप्स ऑफ रेशो कितने पढ़े मैडम? 6। कौन कौन से जरा बता सकते हो? इनवर्स, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट और कंपाउंड, ठीक है बराबर। उसके बाद दो चीजें पढ़ ली, मतलब एक न्यूमरेटर का टर्म को क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट, और डिनोमिनेटर को कॉन्सिक्वेंट। बस खत्म, इतना ही तो पढ़ लिया, उसके रिलेटेड क्वेश्चन कर लिया, है कि नहीं? डन। तो आज के लिए इतना इनफ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट, एनी क्वेरीज, या आज के लिए हम रोक दे? बताइए। और कल से आपके साथ कैलकुलेटर रखना। एक सिंपल कैलकुलेटर ले लो जो आपके बाजू वाले दुकान में मिलता है या जो भी मिलता है वो ले लेना। साइंटिफिक कैलकुलेटर मत लेके आना। और मोबाइल एग्जाम में अलाउ नहीं है, तो वो मोबाइल का कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है एग्जाम। क्या क्या? यस, डन है, परफेक्ट। चलो फिर आज के लिए यहां पे रुकते हैं।